राजनीति जबरदस्त चल रही है। एक विज्ञापन आता है ना कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में पाप चल रहा है। लेकिन संदर्भ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी चर्चाएं चल रही है, छत्तीसगढ़ में जीत हार के दावे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने बिगड़ने के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, भाजपा कहती है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। सट्टा बाजार अलग भाव चल रहा है, सट्टे में जीत हार का दाव लग रहा है, एक एक विधानसभा पे जीत हार का दाव लग रहा है, सरकारों पे बनने बिगड़ने को लेकर दाव लग रहा है। जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 75+ कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित शाह या और तमाम बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह, ये कह रहे हैं कि हम 48 से 55 सीटों के बीच सरकार बनाने जा रहे हैं। अब पूरी कहानी छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर, पूरी बात छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। 2 महीना पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी दौड़ में नहीं थी, 2 महीना पहले तक, 3 महीने पहले तक जो भारतीय जनता पार्टी को खुद पे विश्वास नहीं था कि हम कांग्रेस से मुकाबला कर पाएंगे, हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल 2 से 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ राजनीति के सबसे बड़े चेहरा बनकर उभरे थे, कद्दावर चेहरा बनकर उभरे थे। और ऐसा लगने लगा था कि इनका शायद मुकाबला कोई अब कर ना पाए, ना इनकी पार्टी में कोई कर पाए, कांग्रेस में ना भारतीय जनता पार्टी में कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक परिस्थिति बदली। मैं खुद मानता था उस दौर में कि 2-3 महीना पहले कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वॉकओवर मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐसी जंग लड़ेगी कि भाजपा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा। 13 में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सीटें और बढ़ेगी। लेकिन मुझे भी लगता था कि कांग्रेस इस बार बड़ा कमाल करेगी, कांग्रेस चमत्कार करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनीति में देखिए कोई चीज़ स्थायी नहीं होती। राजनीति में परिस्थितियाँ बदलते रहती है, राजनीति में स्थितियाँ बदलते रहती है, समीकरण बदलते रहते हैं, गणित बदलते रहते हैं। ये सब यही तो राजनीति है। तो इस 2 महीने के दौरान, 3 महीने के दौरान समीकरण बदले, राजनीति बदली, गुणा भाग बदले, गणित बदले। हुआ क्या? क्यों अचानक भारतीय जनता पार्टी दावा करने लग गई कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, हम 48 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस पर पूरी बात, पूरी चर्चा। पहला जब 21 सीटों का अमित शाह ने घोषणा किया था, अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 साल से अमित शाह सर्वे करा रहे थे, एक सीटों पे सर्वे करा रहे थे कि कौन सीट पे कौन जीत सकता है, किसका मुकाबला कौन कर सकता है, कौन किसे हरा सकता है, कौन किससे हार सकता है। तमाम का सर्वे चल रहा। उनकी अपनी एजेंसी है, वो सर्वे कर रही थी। तो अमित शाह ने सबसे पहला काम किया, 2 से 3 महीने पहले उन्होंने 21 टिकट डिक्लेयर कर दिए। उन 21 टिकटों में एक टिकट ऐसा था जिस पर पूरे देश की नज़र पड़ गई। वो था पाटन, जहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जीतते आ रहे हैं। 2008 में बस हारे थे, और जिनसे हारे थे, जो उनके भतीजे विजय बघेल, उन्हीं को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चूंकि एक बड़ा नाम विजय बघेल का भी है, इसलिए क्योंकि दुर्ग के सांसद है और बड़ी जीत हासिल करके वो सांसद बने, और भूपेश बघेल का मुकाबला पाटन में वही कर सकते हैं। और तमाम जो जानकारियाँ वहाँ से आई, तमाम जो एजेंसियों की रिपोर्ट वहाँ से आई, तमाम सर्वे रिपोर्ट आए, उसमें भी यही कहा गया कि पाटन से अगर भूपेश बघेल का कोई मुकाबला कर सकता है तो विजय बघेल। तो इस आधार पर टिकट दिया गया, और एक बड़ा मैदान जंग का बन गया, और एक चर्चा का भी विषय बन गया पूरे देश में, प्रदेश में। और जिस तरह से 3 महीने से विजय बघेल सक्रिय हुए, वो देखते हैं। तो चुनाव हो चुका है वहाँ 17 नवंबर को, रिजल्ट क्या आता है ये तो देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भूपेश बघेल ने एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने फिर से कर्जा माफी की घोषणा कर दी, और किसानों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई कि चूँकि आज भी गांव-गांव में किसान जो है वो भूपेश बघेल की सरकार को इसलिए पसंद करते हैं कि भूपेश बघेल सरकार ने वास्तव में किसानों के लिए बहुत कुछ किया। हालांकि धरातल पर क्या हुआ ये तो नहीं, लेकिन घोषणाएं बहुत हुई
किसान भी काफी खुश नजर आते हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार बड़े किसानों की सरकार है, छोटे किसानों को कोई फायदा हुआ नहीं, ऐसा छोटे किसानों का आरोप है। और ये मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी था। मास्टर स्ट्रोक बाकी था भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का, भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी प्रत्याशी थे 69 प्रत्याशी, उनकी घोषणा का इंतजार था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 69 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन कहा जा रहा था कि ये तमाम जो टिकटें हैं, तमाम जो प्रत्याशी घोषित किए गए वो सर्वे के हिसाब से किए गए। तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लगा कि जिस हिसाब से टिकट बटा उस हिसाब से भाजपा गई। कुछ लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट भी डालना शुरू कर दिया कि दर्जन भर सीटें आ जाए भाई साहब तो बहुत है। कुछ लोग ताने भी मारने लग गए कि भाई अब रह दीजिए, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, आपके बस की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ में काका ही जिंदा है, काका पे ही भरोसा है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी कहीं पीछे रहने वाले नहीं थे, जैसे जैसे टिकट की घोषणा के बाद माहौल बनना शुरू हुआ, उसके बाद भाजपा का जो घोषणा पत्र है उसने तो पूरी भाजपा को लड़ाई में ला दिया, बराबरी के जंग में ला दिया, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र था, महिलाओं को खुश कर दिया। महिलाओं को 12,000 रुपये सालाना देने की घोषणा कर दी। यकीन करने ना करने का सवाल इसलिए नहीं उठता था क्योंकि मध्य प्रदेश में भाई लाडली बहना योजना के नाम से शिवराज सिंह सरकार दे ही रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए लोगों को जल्दी यकीन हो गया। और दूसरा ये कि जो महिलाओं को 500 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा कर दी। तीसरा ये कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, छत्तीसगढ़ के जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनको डीए जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए देने की घोषणा कर दी। तो अधिकारी और कर्मचारियों ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे, और शायद जो रुझान मिल रहा है वो दिया भी। और उसके बाद जब अचानक से माहौल फिजा बदल गई, अचानक से बदलने लग गया। ठंड की हल्की शुरुआत के साथ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, इस 12,000 की घोषणा ने, इस डीए की घोषणा ने और तमाम तरह की जो घोषणाएं, किसानों को जो 3,100 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदी, वो भी एक मुश्त, उसने पूरा फिजा बदल दिया। उसके बाद जिन प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रत्याशियों को, अब बात करूँ दुर्ग जिले की, जैसे रिकेश सेन हो गए या ललित चंद्राकर हो गए या गजेंद्र यादव हो गए, इनको कमजोर प्रत्याशी समझा जा रहा था। लेकिन ये लड़ाई में बहुत तेजी से आगे आए, बहुत तेजी से। और जब केंद्र राज्य सरकार ने देखा कि कांग्रेस सरकार ने कि 12,000 तो जादू कर रहा है, तो फिर भूपेश बघेल को घोषणा करनी पड़ी कि हम 15,000 के देंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देर इसलिए हो चुकी थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्म भरवा लिया था। और महिलाओं ने, मैं जहाँ तक देख रहा था, समझ रहा था, सभी विधानसभाओं में जा रहा था, दुर्ग जिले की महिलाएं बड़ी तादाद में 12,000 वाला फॉर्म भर रही थी। कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया, चुनाव आयोग से शिकायत की कि भाई ये क्या तरीका है, फॉर्म भराया जा रहा है। लेकिन इसका असर हुआ नहीं। एक एक वार्ड में रोज 500-500, 700 महिलाएं फॉर्म भर रही हैं। और जिस हिसाब से महिलाओं ने वोटिंग किया है इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खेमे मुझसा है। अब चूंकि भूपेश बघेल ने भी 15,000 देने की घोषणा की, वो घोषणा लोगों तक उतनी तेजी से पहुंच नहीं पाई। चुनाव आते आते उतनी महिलाओं तक बातें पहुंच नहीं पाई, क्योंकि इधर फॉर्म भरा चुका था तो विश्वसनीयता इधर ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये थे चुनाव के बाद। उसके बाद जो जंग शुरू हुई, जिन प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के कमजोर समझा जा रहा था, वो लड़ाई में तेजी से आ गया। मतलब दुर्ग जिले की अगर मैं बात करूं 6 सीटों की, तो पाटन की पहले अब मैं बात करता हूं, तो पाटन में ये कहा जा रहा था कि यहां से मुख्यमंत्री हार सकते हैं। लेकिन 2-3 दिनों में, चुनाव के जो 2-3 दिनों में, 14, 15, 16, 17 तारीख तक थोड़ी सी फिजा बदलती नजर आई। अब भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो काका हैं, भतीजे कहाँ लगेंगे हमारे सामने। लेकिन इधर भतीजे भी दावे के साथ कह रहे हैं भाई तो काका ठीक है, होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन जनता हमारे साथ है। भाई भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बच के वोट दिया है।
उसके बाद हम आते हैं, अब देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। बात 50-50 हो रही सट्टा बाजार में। कांग्रेस अपना दावा कर रही है कि भाई भूपेश बघेल है, मुख्यमंत्री है तो जीत रहे हैं, स्वाभाविक है, उनको कोई हराना आसान बात नहीं है। इधर विजय बघेल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो 10 से 15 हज़ार वोट से जीतेंगे ही। अरे भले नहीं 10 से 15 5 हज़ार से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। समीकरण बता रहे हैं तमाम तरह के। चुनाव के वक्त 3 तारीख को देखेंगे क्या होगा। बात अहिवारा की। अहिवारा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पहले जो घोषणा कर दी टिकट की, डोमन लाल कुर्सेवाड़ा को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उसका फायदा। जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होती तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो डोमन लाल कुर्सेवाड़ा है वो पूरा विधानसभा क्षेत्र घूम चुके थे। एक दौर का उनका जनसंपर्क अभियान हो चुका था। कांग्रेस ने जब जनसंपर्क अभियान लड़ना शुरू किया तब तक उनका दूसरा राउंड शुरू हो गया था। तो एक यहाँ भी फिर 12,000, यहाँ भी फिर कई तमाम तरह की, चूँकि डोमन लाल कुर्सेवाड़ा ने पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, जो 2008 में अहिवारा नया विधानसभा बना था तो पहले विधायक हुई थी, तो उनको गांव-गांव में लोग पहचानते भी हैं, उनको जानते भी हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं, जानते हैं। और चूँकि निर्मल कोसरे भी कांग्रेस में एक बड़ा नाम है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। 19-20 की स्थिति तो यहाँ भी है। दूसरी भिलाई नगर की बात करूँ तो भिलाई नगर में दिग्गज प्रेम प्रकाश पांडे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के युवा चेहरा देवेंद्र यादव, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला बहुत कड़ा है। स्थिति यहाँ भी 19-20 की है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि दोनों दावा कर रहे हैं जीत का, दोनों आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दुर्ग ग्रामीण की। दुर्ग ग्रामीण में जो प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू वो चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की एक मिथक चलता है छत्तीसगढ़ में कि यहाँ गृह मंत्री कभी चुनाव जीते नहीं। ये लोग रिकॉर्ड भी दिखाते हैं। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो जो 2003 के चुनाव में, 2008 के चुनाव में, 13 के चुनाव में, 18 के चुनाव में यहाँ गृह मंत्री जो भी पार्टी के रहे हों वो जीते नहीं। ज़्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी के ही गृह मंत्री जीते नहीं। 2003 में भी जो गृह मंत्री थे वो भी नहीं जीते, तो कांग्रेस के। तो इस बार फिर वही सवाल कि गृह मंत्री हैं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से ललित चंद्राकर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था तो भारी विरोध हुआ था। बोले वॉक ओवर मिल गया, ताम्रध्वज साहू जी को वॉक ओवर मिल गया और ताम्रध्वज साहू जी तरफा यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे, बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। उनके समर्थक तो 40 से 50 हज़ार वोट तक की गिनती गिना रहे थे कि भाई सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। लेकिन चुनाव आते आते तक जो समीकरण बदला, जो माहौल बदला, उसने होश फक्त कर दी कि भाई इतनी बड़ी जीत का हम दावा कर रहे हैं, इतनी बड़ी जीत मिलेगी या फिर मुकाबला एकदम कठिन हो गया है, एकदम काटे गया 19-20, यानी वहाँ भी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी हुई। अब बात करते हैं वैशाली नगर की। तो वैशाली नगर में सबसे ज़्यादा चौंकाया भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे युवक को टिकट दे दिया जो 5 बार का भिलाई नगर निगम में पार्षद था और जिसकी दावेदारी जो हम लिस्ट देखते थे सबसे निचले स्तर पर मानी जा रही थी कि भाई पहला नाम ये, दूसरा नाम ये, तीसरा नाम है, चौथा दिग्गज है, 5वां दिग्गज है और ये चलो ठीक है इसका भी नाम रख लो, रिकेश सेन रख लो भाई, 5 बार का पार्षद है, रख लो इसका भी नाम। और जब वो राजनीतिक फील्ड पे रिपोर्टिंग करता था तो लोगों से बातचीत करता था, लोग बोलते थे नहीं रिकेश सेन को टिकट नहीं मिल सकता, रिकेश सेन जीत भी नहीं पाएगा। तो मुझे भी लगता था, लेकिन जब मेरी रिकेश सेन से बात होती थी इस विषय पे टिकट को लेकर तो रिकेश सेन मुझसे पूछते थे कि भाई क्या होगा, किसे टिकट मिल रहा है। तो मैं नाम गिनाता था, भाई मेरे जो समझ रहा हूँ मैं जहाँ तक, ये डॉक्टर दीप चटर्जी, रामकुमार तिवारी, भोजराज सिन्हा, फलाना ठिकाना जो भी नाम है हम सबका, महेश वर्मा, इन सबका मैं नाम लेता था। तो बोले मेरा नाम काहे छोड़ देता है भाई, काहे छोड़ देते हो। तो मैंने कहा था तुम्हारा नाम लिस्ट में ही मुझे नज़र नहीं आता, तुम्हारा नाम चर्चे में नज़र नहीं आता, तुम्हारा नाम ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेता ना कांग्रेस का कोई लेता। लेकिन रिकेश का ये कहना था कि आप जिन नामों को ले रहे हो उन नामों की तो ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही, चर्चा सिर्फ मेरे नाम की हो रही है और टिकट मुझे ही मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस देखा मैंने तो, हालांकि उस वक्त यकीन नहीं होता था उसके कॉन्फिडेंस पे, लेकिन जिस दिन टिकट की घोषणा हुई तो एक बार आश्चर्य में डूबना पड़ा। उसके बाद इधर वैशाली नगर की जो बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी 70 दावेदार थे और कांग्रेस में भी 70 दावेदार थे।
तो जैसा भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाया वैसे ही कांग्रेस ने भी चौंकाया मुकेश चंद्राकर। हालांकि मुकेश चंद्राकर दौड़ में प्रथम नाम थे, लेकिन जिस तरह से इंद्रजीत सिंह छोटू का नाम अचानक चला और जो माहौल बना, जो प्रचार बना, तो कांग्रेस को भी लगा कि इंद्रजीत सिंह छोटू जो एसटीसी हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको टिकट फाइनल मिलेगी। लेकिन अचानक फिर मुकेश चंद्राकर को टिकट मिला। लेकिन यहाँ भी तब तक रिकेश पूरी तरह से प्रचार अभियान में छा चुके थे और उसके बाद दौड़ शुरू हुई। अब वहां से जो खबर आ रही है वैशाली नगर से, देखिए आजकल ट्रेंड बदल गया है राजनीति का ट्रेंड ये हो गया है कि एक पार्टी में अगर 10 दावेदार हैं, भाजपा में 10 दावेदार हैं, कांग्रेस में टिकट एक को ही मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के जिन 9 को टिकट नहीं मिला वो भाजपा के काम करेंगे, भाजपा के जिन 9 को टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस के काम करेंगे। तो वैशाली नगर में भी वही हुआ। 70 दावेदार, एक को टिकट, दोनों दलों में 70 दावेदार, एक टिकट मिला। बाकियों ने कांग्रेस के लोगों ने भाजपा का काम किया होगा, कांग्रेस के लोगों ने भाजपा का काम किया। ये ट्रेंड चल रहा है सभी विधानसभा क्षेत्र में। पाटन को छोड़ दिया जाए, दुर्ग ग्रामीण को छोड़ दिया जाए तो, और दुर्ग शहर को छोड़ दिया जाए, ये चल रहा है। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 33 लोगों को लिस्ट बना लिया जिन्होंने भीतर घात किया। कुछ लोगों ने खुला घात किया तो किया, जयप्रकाश यादव खुल के चुनाव लड़े और विरोध किया। लेकिन जो स्थिति बन रही वैशाली नगर की, बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आने वाला भाई साहब। यानी जिस तरह से विरोध हुआ रिकेश सेन का, टिकट से लेकर, प्रचार से लेकर, मीडिया के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जो वीडियो, छोटे छोटे एंटी वीडियो चलाए, उसका कोई असर दिखा नहीं। और रिकेश की जिस तरह से घेरने का प्रयास किया गया वो घेर नहीं पाए। और स्वाभाविक तौर पे वहाँ का रिजल्ट कुछ चौंकाने वाला है। हालांकि मुकेश चंद्राकर भी अच्छा प्रत्याशी साबित हुए, इसलिए वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, उठ किसी भी करवट बैठ सकता है वैशाली नगर। बात अब दुर्ग शहर की। दुर्ग शहर में अरुण बोरा 1993 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार भी चुनाव टिकट मिला उन्हें, स्वाभाविक दावेदार थे, मिल नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी चौंकाया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गजेंद्र यादव टिकट दे दिया। अब लोग पूछते रह गए टिकट के बाद, भाई ये गजेंद्र यादव कौन है? पता चला कि भाई कभी MIC के मेंबर रहे, कभी सक्रिय नहीं रहे, क्या नहीं रहे, जब तमाम तरह की बातें विरोधी बीजेपी के फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया में सब चलता रहा उनके खिलाफ। लेकिन जिस दिन नामांकन रैली थी, गजेंद्र यादव के साथ जो भीड़ उमड़ी, गजेंद्र यादव का जो व्यवहार, जो उनके अंदाज, वो जो सब सामने आया, तो अचानक गजेंद्र यादव दुर्ग की फिजाओं में छा गए, दुर्ग के शहर की फिजाओं में छा गए। कि लगा कि भाई ये कैसा दमदार प्रत्याशी। उन पे हेमचंद यादव की लोगों को छाप नजर आने लगी। और अभी जो 17 तारीख को चुनाव था, उस दौरान एक वीडियो गजेंद्र यादव का खूब वायरल हुआ, जब वो अरुण बोरा के साथ बूथ में चल रहे हैं वोट मांगने के लिए, और वो गाना गा रहे हैं कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। वो वीडियो छत्तीसगढ़ में खूब देखा, पसंद किया गया। तो लोग बोलने लगे कि गजेंद्र यादव में कहीं ना कहीं हेमचंद यादव की झलक है। तो ये सीट भी मुकाबले में आ गया। अब ये दुर्ग जिले के 6 सीटों की बात है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। अमित शाह जब चुनाव के पहले आकलन कर रहे थे कि हम 35 सीटों पे जीत रहे हैं और बाकी में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आज अमित शाह कह रहे हैं कि हम 48 से 52 सीट जीत रहे हैं। मतलब कोई चुनाव के बाद कोई बात होगी भाई, अचानक भारतीय जनता पार्टी ऐसा बुम कैसे की? भारतीय जनता पार्टी का बुम करने की वजह जो सबसे बड़ी आई वो था सर्वे के आधार पर दिया गया टिकट। यहाँ जो नरेंद्र मोदी की सभा हुई, अमित शाह की सभा हुई, योगी आदित्यनाथ की सभा हुई, ताबड़तोड़ प्रचार, धुआंधार प्रचार, ओम माथुर की जो सभा, ओम माथुर का प्लान, जो फिर तमाम बड़े नेताओं का प्लान, छत्तीसगढ़ को एक एक विधायक यहाँ आके हर विधानसभा में बैठ गए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ को मत दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका फायदा मिला और मुद्दे भी मिल गए। 2 महीने तक जिस भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस के खिलाफ मुद्दे नहीं थे, जिस भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ पास कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ मुद्दे नहीं थे, उसके पास मुद्दे हो गए। महादेव का मुद्दा हो गया, मुख्यमंत्री पे जो 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप लगा वो मुद्दा हो गया, और इस तरह के तमाम मुद्दे
सामने आते रहे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में एकदम आक्रामक हो गई। मतलब पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी यहाँ आक्रामक दिखी, वहीं कहीं कांग्रेस अपने बचाव में नजर आती रही। भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार यही कहते रहे कि ईडी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ ईडी है। ईडी की लगातार जिस तरह से छापेमारी कार्रवाई होती रही उसको भी देखकर लगता था कि भूपेश बघेल सच बोल रहे हैं कि इनके पास मुद्दा नहीं, ईडी के भरोसे। लेकिन ये कांग्रेस उसको आक्रामक ढंग से जवाब नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं बचाव के मुद्रा में कांग्रेस नजर आती रही। तब तक भारतीय जनता पार्टी ने गेम कर दिया और पूरे आक्रामकता के साथ मैच खेला भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसका नतीजा है कि कांग्रेस भी अब 75 प्लस का दावा कर नहीं पा रही। टी एस सिंहदेव जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम 75 प्लस का दावा करना उचित नहीं है। और कांग्रेस खेमे में तब और खलबली मच गई जब उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस हाईकमान ही तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि ये मेरी अंतिम पारी है, अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह के कई जो बातें कांग्रेस में चल रही हैं, उसने भी कुछ न कुछ दे दिया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोई बड़ा बवंडर होने वाला है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति काफ़ी बदलने वाली है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा काफ़ी बदलने वाली है, क्योंकि इस चुनाव में हवा का रुख कुछ बदला बदला से नजर आया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लड़ने का अंदाज कुछ बदला बदला। अब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं। चुनाव के नतीजे के पहले तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह के दावे प्रतिदावे, सट्टा बाजार चल रहा है। 3 तारीख को पता चलेगा कि किसके दावे में दम था। जो भारतीय जनता पार्टी 48 से 55 सीट का दावा कर रही, उनके दावे में दम था, या जो कांग्रेस 75 प्लस का दावा कर रही, उनके दावे में दम था। 3 तारीख को पता चलेगा कि सरकार कौन बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी या कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। 3 तारीख को पता चलेगा, या उसके बाद पता चलेगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे या टी एस सिंहदेव का दावा मजबूत होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है तो सीएम फेस कौन होगा, क्या रमन सिंह फिर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे, या विजय बघेल यदि चुनाव जीत जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है ओपी चौधरी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर रामविचार नेताम मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर भारतीय जनता पार्टी का काम है किसी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती, किसी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपती, सत्ता अगर आई तो। और वही कांग्रेस, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में, जो चर्चाएं चल रही है चौक चौराहे में, वो बड़ी दिलचस्प है। पीछा बदला हुआ है पूरा, जो ठंड जो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी चर्चाएं बढ़ते जा रही है। विराम लगेगा 3 तारीख के शाम को, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और एपिसोड, राजनीति के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।